क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायल्जिया मतलब मस्कुलर पेन या मसल पेन। और ये कल रह गया था टेस्टिकुलर पेन। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहले नॉर्मल मसल पेन की तरफ देखते हैं। ये सिंपल है एकदम से, वो इसको हम कर लेते हैं। ये नॉर्मल जो मस्कुलर पेन होता है, मसल पेन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये किसी भी वजह से हो सकता है। ज़्यादा थकान की वजह से हो सकता है, फीवर आने के टाइम पे हो सकता है, फीवर आने के बाद हो सकता है। मान लो फीवर, ड्यूरिंग द फीवर का जो पीरियड होता है उसमें जो मायालजिया है, जो पेन है, उसका कारण जो वायरल लोड है, वायरल इन्फेक्शन है, वो रहता है, इन्फ्लामेशन रहती है। तो जो फीवर का ट्रीटमेंट है अपना, वही वहाँ पे उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इन जनरली कुछ लोगों में ये क्रोनिक भी देखने को मिलता है। कई सारे कारण इसके रह सकते हैं। एनीमिया की वजह से रह सकता है, और किसी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जैसे B12, विटामिन के, ई, इन सब की डेफिशिएंसी में, D3 की डेफिशिएंसी में बॉडी पेन जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, खासकर B12 की डेफिशिएंसी में। लोअर लेग पेन, बॉडी पेन, ये सब रहता है। इसके अलावा इंटरनल फीवर जो होता है, जैसे टाइफॉइड, जब हाथों में सेटल हो जाता है तब भी पेशेंट को कंटिन्यूअस बॉडी पेन जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नॉर्मल दो तरीके से इसको, एक क्रोनिक अगर पेन है, कारण कुछ भी रहे चाहे, या फिर अक्यूट पेन है, जैसे आज हम ज़्यादा फिजिकल वर्क हो जाने की वजह से बॉडी में पेन हो गया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसी को मैं S5, A1, F1, C5 और WE, इसको फर्स्ट डायलूशन में बना लीजिए। मतलब अब 147 का रेशियो समझिए, या समझिए कि मेडिसिन हमें थोड़ी कम रखनी है D4 के मुकाबले, या फिर जो मैंने D4 बनाना बताया है, उसको आप बना लीजिए 30 ml में। रामकृष्ण अग्रवाल जी, माइक ऑफ करिए अपना। जब अक्यूट पेन है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो S5, A1, F1, C5, WE, इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट डायल्यूशन में देंगे। 10 ड्रॉप्स पर 2 आवर्स, हर 2 घंटे पे 10-10 बूंदे पेशेंट को देंगे। सुबह से शाम तक नॉर्मल जो पेन है वो सेटल हो जाएगा। इवन फर्स्ट 1-2 डोज में ही पेशेंट को जो है रिलीफ लग जाता है। फर्स्ट डोज में रिलीफ तो फर्स्ट डोज में ही आ जाएगा। मतलब एक समझिए कि जो फास्ट काम करने का तरीका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है, उसमें रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, जैसे इंजेक्शन लग गया हो, जैसे पेन किलर खा लिया हो किसी ने, इतनी जल्दी रिजल्ट हमें एक एक डोज में देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन दोनों तरीके की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को क्रोनिक है, और मैं लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसको दो फॉर्मूले की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। L2C11, F1WE, इसको D6 में आप दीजिए पेशेंट को 10 ड्रॉप, दिन में 3 बार 4 बार। फिर कोई भी जो मस्कुलर प्रॉब्लम है वो पेशेंट को देखने को मिले, इवन फीवर की वजह से भी है चाहे, वहाँ पे भी ये फॉर्मूला काम करेगा। एक चीज़ और भी है यहाँ पे, F2 और WE को D4 में बात के लिए भी दे सकते हैं आप। मसल पेन में C5 बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसलिए हमने C5 वहाँ पे लिया है इंटरनल रेमेडी में। एक्सटर्नल में F2WE का बाथ पेशेंट को दिया जा सकता है। उसके नहाने के पानी में, मैंने पहले ही बताया बात देने का तरीका है, जब 1 लीटर पानी बचे बाल्टी में, बकेट में, उसमें 30 से 40 बूंदे D4 की ऐड कर दे आप अपनी रेमेडी की, और
उसका बाद पेशेंट को दे दें, बाद में जो 1 लीटर पानी बचता है। सर्दियों में गर्म पानी में बाथ दी जाए तो और अच्छे तरीके से काम करती है। इसके अलावा ये तो हुआ नॉर्मल जो मस्कुलर पेन है या बॉडी पेन की हम बात करें। जैसे बॉडी पेन आफ्टर ट्रेवल, ट्रेवलिंग करने के बाद में या कोई फिजिकल वर्क करने के बाद में, फिजिकल वर्क किया है कोई, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की है, इवन वो चाहे एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, उसके बाद में बॉडी में पेन रहे, या स्पेसिफिक मसल में या ग्रुप ऑफ मसल्स में पेन देखने को मिले, हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है, बाइसेप ट्राइसेप में पेन हो रहा है, मान लो जिम में जाते हैं जैसे फर्स्ट डे या सेकंड डे, इस टाइप से 1-2 दिन ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, तो तब हम क्या ले सकते हैं? ये भी S5F1WE C5, केवल इसको फर्स्ट डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स, ऐसे पेशेंट को दे देंगे हर 2 घंटे पे 10-10 बूंदे। तो इसमें इसको काफ़ी रिलीफ मिलेगी, जो स्टिफनेस मसल्स में पेन रहता है वो उसमें इसको तुरंत राहत देने का ये फॉर्मूला काम करता है। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत बार मैंने यूज़ किया है, खुद पे भी यूज़ किया है। ऐसे कुछ फॉर्मूले एक्यूट के मैं आपको इसमें मस्कुलर पेन वाली उसमें ही बताते चल रहा हूँ। बॉडी पेन इसको मैं अलग से कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मान लो कहीं कोई लॉन्ग ट्रेवल कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी से कुछ लोग आते हैं, या कोई 3 दिन 4 दिन की वेकेशंस के बाद में जो थकान शरीर में रहती है, फटीग जो रहती है आफ्टर। 1 मिनट होल्ड करिए, मैसेज कर रहा है बार बार। हाँ, तो फिजिकल वर्क के बाद में थकान होना या ट्रैवलिंग के बाद में थकान होना, हालांकि मैंने पहले भी बताया आपको कई बार इसमें, केवल L2 और WE और D4 में 10 ड्रॉप्स गर्म पानी में या दूध में डाल के भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने खुद भी यूज़ किया। L2WE D4 बना के उसकी 10 बूंदे गर्म पानी में, या गर्म पानी में मतलब जैसे भी सर्दी चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, या दूध में डाल के इसकी 10 बूंदे लेके लेट जाइए, नींद भी आएगी। और जो बॉडी पेन है, जो थकान महसूस दे रही है, बॉडी पेन तो खैर ऊपर अलग हो गया, जो थकान महसूस दे रही है उसमें बहुत रिलीफ लगेगा। और एक मेंटल रिलैक्स भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि WE उस तरीके से भी काम करती है। आप चाहें तो 1 गिलास पानी में इसकी 5-7 बूंदे ऐड करके, जैसे मान लो सर्दियां हैं, मान लो गर्मियां हैं, गर्मियों में इस टाइप की थकान काफ़ी हो जाती है, या धूप में जाने के बाद भी थकान हो जाती है, वहाँ पे भी आप L2WE दोनों की दोनों को D4 में मिक्स करके 4-5 बूंदे 1 गिलास पानी में ऐड करके उसको धीरे धीरे ठंडे पानी को, बहुत ठंडा ना हो लेकिन ठंडा पानी को धीरे धीरे पियेंगे, तो उससे भी साथ के साथ रिलीफ हमें मिलता है। खैर, अब हम चलते हैं जो कल टॉपिक रह गया था, टेस्टिकुलर पेन की तरफ। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसके कारण कितने हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और उसी तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या हमें इसको ट्रीट करना चाहिए।
मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, एपिडिडमाइटिस की वजह से हो सकता है। एपिडिडमाइटिस जो होती है एक डिजीज, टेस्टिकुलर ट्यूब जो होती है उसके इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। और एक कोइल्ड नुमा, जो कोयल के टाइप की ट्यूब रहती है, एपिडिडमाइटिस, डिडेमाइटिस, जीभ ठंड में काम नहीं कर रही अच्छे से, उस ट्यूब को में इन्फ्लामेशन होने की वजह से कई सारे कारण हो सकते हैं उसके। और उसकी वजह से पेन रह सकता है। कारण समझना जरूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। हालांकि लगभग एक जैसा ही रहेगा ट्रीटमेंट। जो कॉमन प्रॉब्लम है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हाइड्रोसील की वजह से रह सकता है, जो फ्लूइड का बिल्डअप एक तरीके से टेस्टिकल में जो टेस्टिकुलर क्या स्क्रोटम में जो देखने को मिलता है, बिल्ड ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे टेस्टिकल्स रहते हैं उस पाउच को हम स्क्रोटम बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन में पेन रह सकता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन, जिसको ओर्चाइटिस के नाम से हम जानते हैं, ये काफ़ी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा टेस्टिकुलर पेन इसी की वजह से रहता है। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए उसकी वजह से, हालांकि स्पोर्ट्स इंजरी होगी अगर तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो टेस्टिकुलर टोर्जन है वो देखने को मिलता है। जो स्पर्मेटिक कोर्ड है वो आपस में ट्विस्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है स्पोर्ट्स इंजरी में। इसके अलावा स्क्रोटम की वेन्स अगर एनलार्ज हो जाए, जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं, इस वजह से भी पेन देखने को मिल सकता है। हालांकि जब अभी मैं जल्दी ही मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की डिजीज के बारे में जब डिस्कस करूंगा, तब ये हाइड्रोसील, वेरिकोसील और चाइटिस को एक क्लास में, एक पूरी क्लास में डिस्कस करके इनका ट्रीटमेंट को अलग अलग बताऊंगा। फिलहाल हम, मान लो डायग्नोस नहीं है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पेन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये कारण रह सकते हैं उसमें जो मैंने आपको बताया, इस तरफ हमें देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये तो हम क्लास कर रहे हैं, इसलिए हम क्लास को उसी उसी पेस में लेके चलते हैं जिस पेस में हमें चलना है। फिलहाल हम नॉर्मल एक पेन की बात कर रहे हैं। जब ये पर्टिकुलर सिस्टम की डिजीज आएगी फिर उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताना जरूरी था कि इन वजह से ये रह सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे जी कारण। सर, आवाज बराबर नहीं आ रहा है सर। मेरी बराबर है सर, हो सकता है आपको नहीं आ रही होगी। आप बाकी लोग सब लोगों को ठीक सुन रहा है? यस सर। यस सर। अपना नेटवर्क चेक करिए। इसके अलावा और भी कारण है जिनकी वजह से ये पेन देखने को मिल सकता है, उनको भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल क्या चीज़ें इन्वॉल्व है उसका हमें पता होना जरूरी है। जैसे मम्प्स एक वायरस होता है, उसकी वजह से भी स्क्रोटम में जो है पानी भर जाने की, हाइड्रोसिल की सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। इवन मम्प्स तो ऐसी प्रॉब्लम है कि ये कई बार इनफर्टिलिटी भी कोज कर देता है, एक वायरस की प्रॉब्लम है। तो मम्प्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई की वजह से भी रह सकता है, रिफर कर सकता है पेन। और किडनी स्टोन की वजह से भी कई बार ऐसा जो रेडिएट पेन का रेडिएशन है, रेडिएटेड पेन है, जो वो टेस्टिकल की तरफ या स्क्रोटम की तरफ निकलता है। इसके अलावा इग्नूअल हर्निया, डायबिटिक न्यूरोपैथी और बहुत सारे कारण रह सकते हैं जिनकी वजह से, लेकिन वो सारे कारण नजर आते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टेस्टिकुलर टोर्जन और वेरिकोसील और ऑर्चाइटिस या हाइड्रोसील की अगर इनिशियल स्टेज हो, तो इन स्टेज में सिम्टम तो एक ही रहेगा, पेन है, और साइन नजर नहीं आते हैं। ये सब फिर सोनोग्राफी के थ्रू जब चीज़ें क्लियर होती हैं, तब समझ में आता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कुछ चीज़ें कई बार उस लेवल पे होती है कि उनको सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे सीवियर टोर्जन में, सीवियर ट्विस्टेड हो जाए अगर जो ब्लड वेसल्स हैं, या जो
कोड हैं, स्पर्मेटिक कोड्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। सीवियर हाइड्रोसील में भी कई बार जो है फिर सर्जरी की ही तरफ जाना होता है। लेकिन इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, लास्ट स्टेज से जो पहली चीज़ें हैं, सीवियर कंडीशन में जाने से पहली जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे बड़े अच्छे से सभी हर्बल टाइप ऑफ पैथी जो हैं उन सब से इनको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ हम एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरफ चल रहे हैं। हालांकि हमें थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि रेमेडी कौन सी काम करती हैं, तो उसको यहाँ मैं बता देता हूँ। मसल्स में इसलिए नहीं बताई कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि कौन कौन सी रेमेडी मसल्स पे काम करती हैं। S2 है, C3 है, F1, WE, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लामेशन के लिए, S5 C5 भी हम ले सकते हैं, या सीधा C11 ले सकते हैं। C11 इन्फ्लामेशन की, पेन की बहुत अच्छी। C11 एक मल्टीपर्पज ड्रॉप है, मैंने पहले भी कई बार आप लोग को बताया कि C11 से हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर सकते हैं। C11 स्किन पे भी काम करती है, और भी बहुत सारी जगह जो C11 है वो काम करती है। अभी जो स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ ये सब रेमेडी है, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये रेमेडी जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए। इनके अलावा भी रहती हैं, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि हम इनका सिलेक्शन करेंगे ही करेंगे। तो S5, F1, RE भी करती है, रेड इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी रेमेडी है टेस्टिकुलर पेन में। S5 F1 RE को आप D5 में लीजिए, ड्रॉप मेथड से जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइए। इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला हम लेंगे S2 के साथ, S2L1A3 C3 और W को हम D5 में लेंगे। और इन्फ्लामेशन नज़र आता है, या आपको बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोसील है, तो फिर आप जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ W वाले इसी फॉर्मूले में B भी ऐड करना होगा। S2 के साथ B जब आप देंगे, लेकिन तब आपको D6 में जो मेडिसिन है वो थोड़ा चलानी होगी। इन्फ्लामेशन के साथ साथ जो फ्लूइड का बिल्डअप है वो होना कम हो जाए। एक्चुअली हमें फिर रेमेडी को उस तरीके से काम कराना है कि सीरस मेम्ब्रेन के जो सिक्रेशन है उनको थोड़ा सा पोज किया जा सके, उनको रोका जा सके। यहाँ जब सिक्रेशन रहता है तो जैसे फेफड़ों में रहेगा तो फेफड़ों में पानी भरेगा, स्टमक की लाइनिंग में पानी भरेगा, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं जिसको हम, पेट में पानी भर सकता है। तो हमें उसके लिए थोड़ा ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इस सारे काम को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हमें उसको थोड़ा सा नेगेटिव करके देना होता है, कई बार D10 में भी देना होता है अगर ज़्यादा फ्लूइड का बिल्डअप दिख रहा है तो। और फ्लूइड का चाहे कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि हार्ट में भी, हार्ट की लाइनिंग में भी फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, वहाँ भी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ही काम करेगा। बस पर्टिकुलर ऑर्गन की रेमेडी ऐड करनी है हमें। S2C10 पेट के लिए, S2C2B के साथ में हाइड्रोसील में, स्क्रोटम टेस्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, P2C5 लंग्स के लिए, C5A3 हार्ट के लिए। इस तरीके से हमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को हम सीरस मेम्ब्रेन के सिक्रेशन को, मतलब फ्लूइड के बिल्डअप को हम रोकने की काम करते हैं। तो S2L1A3 C3 को D5 में हम देंगे। पेशेंट को थोड़ी फ्रिक्वेंट डोज रखेंगे पेन को मैनेज करने के लिए। यहाँ फ्रिक्वेंट का मतलब दिन में 5 से 6 बार पेशेंट को देंगे। आप चाहें तो 4 4 बूंदे ऑन टंग भी दे सकते हैं, जीप पे भी दे सकते हैं। डोज का सिलेक्शन, डाइल्यूशन का मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें पहले ही मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ।
थोड़े पानी में रेमेडी हम इसलिए देते हैं कि डाइजेशन के थ्रू रेमेडी जाती है तो डीप एक्टिंग वर्क रहता है, ब्लड में जाके वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके ब्लड में जाती है एब्जॉर्ब होने के बाद में। क्योंकि प्लांट के एक्सट्रैक्ट जो मिले हैं हमें, उनके जो कंपोनेंट है, खासकर प्लांट के जो एंजाइम हैं, प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये मैंने बताया था, बेसिक वाली क्लास में बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही अ, जिनमें एंजाइम भी एक पार्ट होता है उसका। तो उस तरीके से हम इसमें जो है पेशेंट को देंगे। वहीं हम A2, S5, C5, F2 और WE का D4 में कॉम्प्रेस भी पेशेंट को देंगे, या ऑयल भी दे सकते हैं। हमारा जो बोन वाला पेन ऑयल है वो नहीं देंगे, लेकिन A2, S5, C5, F2, WE ये वाला हम पेशेंट को देते हैं। C5 भी ऐड किया है मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए भी, नर्व की प्रॉब्लम के लिए भी। F2, WE तो है ही पेन किलर। S5 भी मस्कुलर रेमेडी है। A2 इन्फ्लामेशन को भी ठीक करती है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी ठीक करती है, नॉट ओनली इंटरनल लेने से उसको। इसके अलावा मैंने बोला कि अगर इन्फ्लामेशन नज़र ही आ गया तो आप C11G भी देंगे पेशेंट को। C11 और G, अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को C11G भी आप देंगे। सूजन नज़र आती है, रेडनेस जैसी चीज़ें नज़र आती हैं, पेशेंट को टीस जैसा पेन लगता है, तो C11G बहुत अच्छा वहाँ पे काम करेगा। फ्लूइड बिल्डअप है तो C11 के साथ बी भी दे सकते हैं, हालांकि बी इसी में ऐड कर देंगे आप W वाले में तो ज़्यादा अच्छा है, D6 में। C11G को D6 में ही देंगे इन्फ्लामेशन के लिए, उसको D5 में नहीं देंगे। कोई भी कंडीशन रहे, उन सभी कंडीशन में ये काम करेगा जो फॉर्मूला हमारा है। ये लगभग सभी सिचुएशन में, इवन स्पोर्ट्स इंजरी हैं उसमें भी आपको आप दे सकते हैं। हालांकि स्पोर्ट इंजरी का मैं अलग से फॉर्मूला आपको बताता हूँ। S5, C3, F1, A1, WE, इसको फर्स्ट डायलूशन में बनाइए और फ्रिक्वेंट डोज दीजिए, मतलब पर आवर भी दे सकते हैं आप, पर आवर, हर घंटे। स्पोर्ट इंजरी से अगर ये पेन हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। स्पोर्ट इंजरी तो बहुत सारे टाइप की होती है। फिलहाल जिस टॉपिक पे बात करें, तो सिंगल फॉर्मूला S5, C3, F1, A1, WE, फर्स्ट डायल्यूशन में 4 4 बूंदे जीप पे दीजिए पेशेंट को हर 1 घंटे पे, और नेक्स्ट डे से 10 10 बूंदे, और बाकी जो ट्रीटमेंट देना है वो देते रहिए। और होम रेमेडी में हम जो टर्मरिक होती है, हल्दी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। टेस्टिकुलर पेन में किसी भी वजह से हो, चाहे स्पोर्ट इंजरी हो, चाहे कोई इन्फ्लामेशन हो, टोर्जन हो, सभी कंडीशन में पेशेंट को 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के 8 10 दिन तक लेने के लिए बोलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसकी हो जाएगा अपनी रेमेडी के साथ में। मैंने बोला था कि हम हर्बलिस्ट के तरीके से ही काम कर रहे हैं, करते हैं, तो हमें नेचर के नज़दीक पेशेंट को लाना होगा। जो होम रेमेडीज़ हैं उनका इफ़ेक्टिवली आप यूज़ करिए। जितना इफ़ेक्टिवली होम रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने एफिशिएंसी आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके जो पेशेंट आप देखते हैं उसकी बढ़ती चली जाएगी। हर बार मैंने बोला है, मस्कुलर पेन में भी आपको हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पेन किलर भी है। जिंजर भी पेन किलर है, जिंजर के पाउडर की चाय भी यूज़ की जा सकती है। क्लोव्स का यूज़ कर सकते हैं आप। मस्कुलर पेन की बात कर रहा हूँ, इसमें होम रेमेडीज़ की हम बात करें तो। इसके अलावा टेस्टिकुलर पेन और मस्कुलर पेन दोनों में विटामिन B12 के सप्लीमेंट को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि नर्व से रिलेटेड पेन ज़्यादा देखने को मिलता है। और मस्कुलर पेन में और नर्व पेन में दोनों में विटामिन B12 के सप्लीमेंट या विटामिन B12 रिच
जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने से पेन में जो राहत मिलती है। और ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, होम रेमेडी और जो सप्लीमेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट फिजिशियन बनना है तो सब 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 तरीके का हमें पता रहना चाहिए। ये दोनों डिस्कस किए, अब हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी को समझते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब है लॉस ऑफ मसल मास, कहीं सिंगल मसल से या ग्रुप ऑफ मसल से जो डिस्ट्रोफी हो जाना, मतलब मांसल जो स्ट्रक्चर होता है उसका घट जाना, वीकनेस होना। और ये प्रोग्रेसिव रहता है, लगातार ये बढ़ता चला जाता है। हालांकि ये कुछ जीन्स है जो उनकी गड़बड़ी से होता है, उनमें म्यूटेशन होने की वजह से हो सकता है, और यही इसका सबसे बड़ा कारण भी है। ये जेनेटिक भी रह सकता है, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ और कारण भी हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बच्चों में हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। बच्चों में इनिशियली ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट की जो मसल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, या डेवलप होने के बाद सूख जाती हैं। मसल्स का सूख जाना भी आप इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम आती है, और तो पेशेंट को बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे अगर लेग में प्रॉब्लम है तो पेशेंट गिर सकता है, चलते चलते खड़े खड़े गिर सकता है। उसको चलने फिरने में, रनिंग करने में, जंपिंग, इन सब में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। काफ मसल में प्रॉब्लम है, वो अलग सिम्टम जनरेट करेगा। इसके अलावा जो ग्रोथ है वो पोज हो जाती है, मसल पेन, स्टिफनेस, ये सब देखने को मिल सकता है। ये सारी प्रॉब्लम पर्टिकुलर जिस जिस मसल की प्रॉब्लम है, जिस मसल में डिस्ट्रोफी देखने को मिल रही है, जिस जो मसल सूख गई है, वो वहाँ उसी टाइप के सिम्टम जो है वो जनरेट करेगा। ये कंजेनेंटल भी हो सकता है, मतलब बाई बर्थ भी ये रह सकता है। इसके अलावा जेनेटिक हो गया, बाई बर्थ की प्रॉब्लम हो गई, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हो गया, बाई बर्थ हो गई। इसके अलावा किसी को पैरालिसिस के सिचुएशन में भी बहुत देखने को मिलता है ये। जिस पर्टिकुलर हिस्से में पैरालिसिस होता है उधर के मसल्स जो है वो सूखते चले जाते हैं। ये बहुत सारे केसेस आप देखेंगे अपने आसपास। मॉल न्यूट्रिशन भी एक तरीके से हम देख सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती हैं पेशेंट को, किस मसल की प्रॉब्लम है उसके वजह से बहुत सारी समस्या रहेंगी। इवन कुछ और चीज़ें भी देखी गई हैं कि बहुत सारे पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम इसके देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पाइन में कर्व आ जाता है, कर्वेचर हो जाता है स्पाइन की, स्कोलियोसिस जिसको हम बोलते हैं, कर्व्ड स्पाइन। कुछ लोगों में जो लिम्स हैं उसमें कर्व आ सकता है, हाथ पैर मुड़ सकते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जैसी चीज़ें भी कई बार देखने को इसमें मिलती हैं। सीधा सा मतलब वही है, जैसे आप देख रहे हैं ये हेल्दी मसल्स हैं, और इधर पिक्चर में ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाली मसल है, ये सूख गई हैं, पतली हो गई हैं, मसल मास कम हो गया है इस पर्टिकुलर जगह से। अब हम इसको कैसे ठीक करें, कौन कौन सी रेमेडीज इसमें काम कर सकती हैं? तो वैसे ही मसल की रेमेडी है, S5 है, A1 है, C3 है, सॉरी C4। बोन मैरो पे भी वर्क करना पड़ेगा। RE है, WE है, L2 है। L2 कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन की इसमें जरूरत रहती है हमेशा ही। अब कैसे हम ट्रीट करेंगे? L2, F1,
WE। अगर पेन भी रहता है, इसमें पेन रहता है तो भी ये मैनेज करेगा। इसको D4 में लेना है। S5, C4, A1, RE। इसको D4 में लेना है। 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। और जो अपना पेन ऑयल है, जो मैंने बताया आपको बनाना, उसकी मसाज करनी रहती है। ड्रॉप मेथड से D4 बनाइए आप, जो मैंने बताया, और उस तरीके से यूज़ करिए। हालांकि अगर पेन है, पेशेंट को पेन ज़्यादा है, ऐसा भी रहता है, तो आप इसको D5 या D6 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा है, नॉर्मल ही सिम्टम नज़र आए, पेशेंट बोले, ऐसे ही आपके पास आया और पेशेंट बोले कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये पैर उसका पतला हो गया कुछ दूसरे पैर से, वो बोलता है कि ऐसी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया, तो उसको D4 में दीजिए आप। और वहीं आपके पास कोई पेशेंट ऑलरेडी ऐसा आ रहा है कि उसको वो पर्टिकुलर लिम्ब जो है वो काम नहीं करता है, उसमें पेन है, तो आप D5 से शुरू करिए। बहुत ज़्यादा पेन है, D6 से शुरू कर सकते हैं। D6, 15 दिन बाद D5, और फिर D4 कंटिन्यूस। उसको D4 ग्लोब्यूल में भी दे सकते हैं आप, वो कंटिन्यूस चलेगा कुछ दिन। इसके अलावा डाइट में उसको हेल्दी सप्लीमेंट लेने के लिए बोलिए। विटामिन D का सप्लीमेंट दीजिए उसको। और खाना, उसको बोलिए कि थोड़ा बैलेंस डाइट उसको मिले। और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी रहती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट के लिए, उनको यूज़ किया जा सकता है। पेशेंट कैपेबल है तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप भेज सकते हैं, मसल्स को एक्टिवेट कराने के लिए। वो पर्टिकुलर थेरेपी उनकी है, वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने लेवल पे, जिससे पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, फिर धीरे धीरे मसल मास भी बढ़ने लगता है। या आप खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो वो उसका स्टार्ट करिए, आप कर ही रहे होंगे। हमारी रेमेडी और पेन ऑयल जब चलेगा, तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोपैथी रेमेडी को इंटरनली और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे ही आप यूज़ करेंगे, आपके रिजल्ट इनहेंस हो जाएंगे, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। वहीं अगर नॉर्मल फिजिशियन है तो उसको फिजियोथेरेपी की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले केस में। पैरालिसिस के पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको ऐसे। और मतलब पैरालिसिस होके जा चुका है, उनको 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, और सेंसेशन कुछ आ गई है, चलने फिरने लगे हैं, लेकिन वो पार्ट वीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपको मिलेगी, वो मसल मास कम मिलेगा उस पर्टिकुलर, तो उसको पेन ऑयल दीजिए अपना। 100 ml दीजिए उसको, 30 ml 60 ml छोटा रहेगा, क्योंकि उसको कंटिन्यूस उसको मसाज करना है। हाँ, हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि RE है, A1 है, तो अगर उसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हो सकता है उसकी ब्लड प्रेशर की रेमेडी डॉक्टर ने चलाई हुई हो। BP उसका बढ़ता है, तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करिए। फिर मैं एक सिंगल फार्मूला आपको बता रहा हूँ। L2F1WE को D6 में लीजिए, प्लस S5 और C4, ओनली C4, RE ऐड नहीं करेंगे। 4 4 ड्रॉप्स, 3 या 4, 4 4 ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए इन 30 ml, सेम बोतल में। L2F1WE को, क्योंकि ऑलरेडी रेमेडी है हमारी ये, न्यूट्रिशन भी सप्लाई करती है, इनको D6 में बनाएंगे फिर हम। D6 में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इनको व्हीकल का काम कर रहे हैं, ये लेके जाएंगी हमारी रेमेडी को। कौन सी रेमेडी को? S5 और C4 को, जो मसल मास बढ़ाएंगी। और पेन अगर उसको है, तो आप चाहें तो इसमें
डब्ल्यू को भी L2 और F1 को D6 में बना के डब्ल्यू को भी यहाँ पॉजिटिव में दे देंगे, S5C4 उसको भेज देंगे इंटरनल जो मेडिसिन है उसके साथ में, एक्सटर्नल वही रहेगा सेम। इफ हाई बीपी लिख देता हूँ। मीटिंग अभी एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे, सिंगल सिंगल में ही रखेंगे अभी। ठंड ज़्यादा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दो दो तीन तीन डिजीज़ हम कवर करें। ट्रीटमेंट अच्छे से हो और कम से कम कारण हमें नज़र आए, कारण का पता चले, ट्रीटमेंट सिलेक्शन, मेडिसिन सिलेक्शन अपना अच्छे से हो जाए, इतना बहुत ज़रूरी है हर डिजीज़ में ही। किडनी डिजीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगा अगली क्लास से ही। किडनी स्टोन को लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारी प्रैक्टिस में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें डेली देखने को मिलती है, वो डिजीज़ सारी हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में फिर हम कुछ और दूसरी जो प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, स्किन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये बोन डिजीज, मस्कुलर, ये सब हम डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ में उधर से वो चीज़ें भी अब हम जो है ऐड करना है, कि एक दो दो डिजीज़ फिर कंप्लीट भी उसको चलाएंगे, ताकि हम लगभग लगभग सभी डेली प्रैक्टिस में आने वाली डिजीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सके और उनका ट्रीटमेंट कर सके। बेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कोर्स एक लेवल पर एंड नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 3 महीने हैं तो 4 महीने हैं तो, क्योंकि मेरे बैच चलते ही जाता है हमेशा, 15-20 दिन लेट ही रहते हैं, कुछ क्लास भी थोड़ी छूट जाती हैं।